खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज मेरे साथ हैं पटना से इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार सरकार से सेवानिवृत्त हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं। जगजीवन राम पर उन्होंने एक किताब लिखी है और इसके अलावा गाड़िया बाबा पे उनकी किताब है और लगातार पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा का यह स्पेशल एपिसोड, खास मुलाकात। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर मैं राजेंद्र प्रसाद जी से बात करने जा रहा हूं। बात यह है कि भारत में कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे आपसे सुने होंगे इलेक्शन कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, सीएजी, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ओबीसी कमीशन। तमाम ये संस्थाओं के नाम आपने सुने होंगे। ये संस्थाएं क्या एक ही तरीके की हैं? इसे कार्यशैली में क्या समरूपता है? क्या खास तौर से आज एससी कमीशन पे चर्चा होने वाली है कि क्या कमीशन एक संवैधानिक संस्था है लेकिन वो पिंजरे में बंद शेर है। राजेंद्र प्रसाद जी ने एक लेख लिखा है कि एससी कमीशन पिंजरे में बंद शेर की तरह है। स्वागत है राजेंद्र प्रसाद जी आपका अम्बेडकरनामा में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे याद किया इस पर वार्ता के लिए। लाल साहब, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं जो अम्बेडकरनामा के द्वारा देश को अपने अनुसूचित जातियों के अलावा देश की अन्य समस्याओं से भी लोगों को रूबरू कराते हैं, अवगत कराते हैं और बड़े-बड़े विद्वान लोगों के, बड़े-बड़े जानकार लोगों के उनके साक्षात्कार करते हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपने लेख लिखा था पिंजरे का शेर, अनुसूचित जाति आयोग। ये कहाँ छपा था, कब लिखा था, उसके बारे में बताइए और क्या कंटेंट है उसमें, ये दोस्तों को बताइए। देखिए, ये मैंने सबसे पहले भड़ास मीडिया 4 जो था उस पर मैंने 2013 में छापा था, जुलाई 2013 में। ये एससी कमीशन के वेबसाइट पर भी है। अच्छा। और इसके बाद देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में यह आलेख बड़ी प्रमुखता से छपा। पिंजरे का शेर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जी। और इस पर हमारे एक मित्र सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट नितिन मेश्राम जी ने इंडिया इंटरनेशनल में एक सेमिनार भी आयोजित किया था। उसमें काफी 2014 के करीब तो लोग आए थे और उस समय पीएल पूनिया अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा। तो इन सब चीजों पर चर्चा करने के पहले मैं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के संवैधानिक प्रावधान और उसके शुरुआत का मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा। जिक्र यह है कि मूल संविधान के 338 अनुच्छेद में अनुसूचित एक सदस्यीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे विशेष पदाधिकारी कहा जाता था। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन था, वन मैन कमीशन पहले था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाद में दो जुड़े, तो उसी तरह का ये एक संवैधानिक निकाय था। और इसका गठन मूल संविधान में है और ये 18 नवंबर 1950 को इसके प्रथम आयुक्त जो थे वो एल.एन. श्रीकांत जी को बनाया गया था। और उस समय एक सदस्यीय आयोग, जिसे आयुक्त कहा जाता था, उनका कार्यकाल 5 साल का होता था और वो किसी राजनीतिक दल में भाग नहीं लेते थे नियुक्त होने के बाद। जिस तरह से संवैधानिक निकायों के अन्य प्रतिनिधि भले ही वो किसी दल में रहे हों, लेकिन नियुक्त होने के बाद, या भले ही वो नौकरशाह रहे हों, वो नियुक्त होने के बाद किसी दल विशेष में शिरकत नहीं करते थे और वो अपनी रिपोर्ट को जमा करते थे। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो इन लोगों ने कहा कि इसको जैसे हवा दिया जाता है कि भाई शेर इसको हम बना देते हैं और
तो उस तरह से उन लोगों ने कहा कि एक सदस्यीय आयोग को बहुसदस्यीय आयोग बनाया जाए और उसमें संविधान संशोधन करने की उन लोगों ने रखी बात। बिल 1978 में रखा भी गया संसद में, और उस समय कार्यकारी आदेश के तहत भोला पासवान शास्त्री को प्रथम अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जो गैर संवैधानिक संस्था थी। उस समय कार्यकारी आदेश के तहत बनाया गया था। तो 78 में जब वो बिल रखा गया तो पता नहीं क्यों, बात तो बड़ी लंबी चौड़ी होती थी लेकिन बिल पास ही नहीं हुआ। सदस्य जो थे वो जो निर्धारित संख्या होती है वो उपस्थित ही नहीं थे। तो फिर दोबारा बिल लाने की बात हुई, तब तक मोरारजी की सरकार गिर गई और वो तब तक कार्यकारी आदेश पर ही चलता रहा। आयोग भी काम करता रहा कार्यकारी आदेश के तहत और संवैधानिक निकाय आयुक्त भी कार्य करता रहा, बल्कि आयुक्त के पद तो बहुत दिनों तक खाली भी रहे। मैं जब विद्यार्थी था तो 1985 में एक PIL भी हुआ था कि भाई 82 के बाद आयुक्त एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष जो थे वो उनके पद खाली थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस वगैरह जारी किया तो BD शर्मा की नियुक्ति हुई आयुक्त के रूप में और आयोग का भी कार्य चलता रहा। दोनों बाहर में लोग बराबर मांग लोग भी करते रहे कि भाई आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अंत में आयोग को संवैधानिक दर्जा संसद के कानून द्वारा 1990 में दिया गया, जो 1992 से प्रभावी हुआ। और एक सदस्यीय आयोग जो था वो उसमें जो एक सदस्यीय आयोग जिसका नाम आयुक्त बोला जाता था उसको आयोग में समाहित कर दिया गया और उसके संवैधानिक आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो रामधन बनाए गए। जब रामधन आए तो उस समय केंद्रीय मंत्री सीताराम केसरी से उनका कुछ विवाद हुआ आयोग की कार्यप्रणाली तय करने में, और वो भी ठीक से काम नहीं किए और उनका कार्यकाल जो था उसमें जब आयोग 90 में संविधान संशोधन हुआ तो उसमें बड़ी चतुराई से एक क्लॉज डाल दिया गया 338(2) की सरकार जो है आयोग के अध्यक्ष, जो 5 सदस्यीय आयोग बनाया गया था, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति कानून द्वारा निर्धारित करेंगे। और यहीं से आयोग को पिंजड़े में बंद करने का खेल शुरू इसलिए हुआ कि जो 5 साल का कार्यकाल था उसको इन लोगों ने नियम के द्वारा 3 साल कर दिया और उसमें अपने दल के नेताओं को, जो हारे हुए नेता थे, कुछ कुर्सी वाले नेता थे, कुछ जिनको साइड करना था, उसमें आयोग में बैठाना शुरू किया इन लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने। तो उसमें जब कुछ लोगों ने मामला उठाया कि भाई ये आयोग है, इसमें दल के लोग कैसे रहेंगे, दल के लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो सरकार ने फिर उसमें कैबिनेट की मंजूरी से एक संशोधन निकाल दिया कि वो दोनों काम करते रहेंगे, पार्टी के भी लोग रहेंगे और आयोग में भी जाएंगे। तो सवाल ये है कि जो आदमी पार्टी में भी काम करेगा और आयोग में भी काम करेगा तो वो निष्पक्ष कैसे रहेगा? वो आयोग हो ही नहीं सकता है। वो उस पार्टी के अनुसूचित जाति के सेल के प्रवक्ता के रूप में काम करता है। तो ये, और तब से इसमें गिरावट आने लगी। PL पूनिया आए, फिर बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की सरकार भी मोटा मोटी वही काम की, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही काम की। मैंने उनसे पूछा, लोगों से, कि भाई नेताओं से, कई नेताओं से बात होती थी, तो मैंने कहा कि भाई ये आयोग जब है तब तो निर्वाचन आयोग को भी राजनीति के सदस्यों को, अध्यक्ष को राजनीति करने की छूट दे देनी चाहिए, CAG को छूट दे देनी चाहिए, क्योंकि मुख्यतः अनुसूचित जाति आयोग का कार्य जो है वो निष्पक्ष रूप से अनुसूचित जातियों के विकास योजना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विकास योजनाओं, लॉ एंड ऑर्डर, अत्याचार और उनके विभिन्न परियोजनाओं के मूल्यांकन, उनके यहाँ पहुंचने की गति, और जो भेदभाव होते हैं नियुक्तियों, प्रोन्नतियों आदि में, सारी चीजों पर एक उनको वार्षिक रपट देनी होती है। और वो वार्षिक रपट
केंद्र के मामले में संसद के पटल पर रखा जाता है और स्टेट के मामले में स्टेट असेंबलीज के पटल पर रखा जाता है, और इनकी अनुशंसाओं को कोई सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है। उसको संसद या विधानसभा ही उसको नजरअंदाज करती है, क्योंकि उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लिया जाता है कि भाई उसको रखा जाता है कि आयोग ने जो अपनी अनुशंसा की है उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। तो ये इस एक्शन टेकन रिपोर्ट कभी जाता नहीं, और जब वार्षिक रिपोर्ट देनी होती है या बीच में कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट भी देनी होती है, पर ये वार्षिक रिपोर्ट भी समय पे नहीं देते। जब से ये लोग जाने लगे, राजनीतिक नेतृत्व के लोग, जब आयोग को आयोग बना दिया गया और पार्टी के लोग जब इसमें जाने लगे, तो 2-2 3-3 साल पे रिपोर्ट जाती है, और संसद में और विधानसभाओं में तो चर्चा भी नहीं होती है, बांट दी जाती है अधिकतर। जबकि मुख्यतः जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट होती है, उसी तरह से अनुसूचित जाति के आयोग के रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है, और इसकी समीक्षा का काम संसद में अनुसूचित जातियों की संसदीय समिति करती है। जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट का जो लोक लेखा समिति संसद की करती है और सरकार को घेरती है, उसी तरह से आयोग के प्रतिवेदनों को संसदीय समितियां उसको उठाती हैं, रिव्यू करती हैं और प्रेशर डालती हैं। उसी तरह से विधानसभा के मामले में वहां की कमेटियां डालती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये कमेटियां भी ये उस तरह अपने दायित्व को नहीं निभाती हैं, सरकार को नहीं घेरती हैं। जो कभी कोई रिपोर्ट रहती भी है तो, और वैसे अमूमन तो रिपोर्ट ही इतने विलंब से जाती है कि उसका कोई औचित्य ही नहीं रहता है। जब जब कार्यकाल भी लोगों ने 3 साल कर दिया। एक बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं, मानवाधिकार आयोग बना है हमारे, उस समय 2001 की बात है। विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी के थे, हमारे मित्रों में से रहे हैं। वो पटना में आए और उसके 15 दिन पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र आए थे, जो उस समय मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे। पटना आए 15 दिन पहले उनसे। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की आगवानी मुख्य सचिव एयरपोर्ट पर स्वयं गए करने, और विजय सोनकर शास्त्री ट्रेन से आए तो उनकी आगवानी करने के लिए एक सबसे लोवेस्ट दर्जे का अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर जो होता है, सबसे कनिष्ठ अधिकारी, वो उनकी स्वागत करने के लिए गया। संजोग से अखबारों में आया था तो मैं खुद भी चला गया, चूंकि वो मेरे मित्र थे विश्वविद्यालय के, जहां का मैं छात्र था। तो वो आए, मीटिंग हुई, सब चीज हुई, लेकिन उनको कोई उस तरह की कोई तवज्जो नहीं दी गई। मीटिंग, छोटे मोटे अधिकारी आते रहे और मिलते रहे और चले गए। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किया, और कुछ और भी मित्र लोग थे, तो मैंने इस बात को जब उठाया तो उन लोगों की चुप्पी हो गई। और तब हमारे उनके बनारस के ही थे शुभचिंतक, बोले भाई आप तो राजनीति में भी कुछ कुछ रहे हैं छात्र जीवन में, तो आप बताएं क्या वजह है। मैंने कहा कि भाई मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो आदेश करेंगे उसका अनुपालन करवा लेते हैं, वो किसी दबाव में नहीं रहते हैं। लेकिन आपके अध्यक्ष जो हैं वो दलीय राजनीति में संलिप्त रहते हैं। ये तो उनका दलीय राजनीति करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो ये कोई आदेश भी देंगे और सरकार के खिलाफ होगा, कोई चीज होगा, तो ये चाह के भी नहीं करवा सकते हैं। अधिकारी समझते हैं कि ये हम इनसे संशोधन करवा लेंगे या इनको चुप करा देंगे, तो इसलिए आपका असर नहीं होता है। आप आते हैं तो पार्टियों की मीटिंग में जाते हैं, तो ये तो भाई पार्टी का आयोग हो गया ना, जो सत्तारूढ़ दल के पार्टी का आयोग हो गया। तो जिस तरह से ये अभी पूनिया जी थे तो मायावती मुख्यमंत्री थी, पूनिया जी बराबर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और मायावती की कुर्सी हिलाने जाते थे, तो आयोग का वो क्या काम करेंगे। उसी पीरियड में मैंने लिखा था। फिर विजय जी का भी मैंने देखा, या जो भी दल, मैं किसी व्यक्ति, किसी दल की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं,
जो भी जिस दल की सरकार रहती है उस दल के लोगों को बैठाती है और वो उस दल के स्पोक्समैन जैसा बयान देते हैं। आयोग के वो अधिकारी के रूप में, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अभी हाल में चर्चित रहा समीर वानखेड़े का मुंबई का मामला, आपने भी देखा होगा। तो मिस्टर अरुण विश्वास जो उपाध्यक्ष हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता जैसा बयान देने लगे, उसकी जांच करने की बजाय उसके वानखेड़े के परिवार में मिलने जा रहे हैं, उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। भाई, पक्ष में बयान देने का आपको क्या अधिकार है? कोई किसी की हत्या हुई है कि आप उसके घर गए हैं, उस पर चार्जेस लग रहे हैं, तो आप उस पे आप उसको नोटिस देते, उसके अभिलेखों की जांच करते। तो ये जो काम होता है, इस काम को आयोग ने अपनी निष्पक्षता को बरकरार नहीं रखा। इसलिए मैंने लिखा कि आयोग जो है वो पिंजड़े में कैद कर लिया गया है। जिस तरह से संस्थाओं का क्षरण होता जा रहा है और हमारे दलित नेता भी चुप्पी साधे रहते हैं, इन सब चीजों की वजह से हमारा आयोग जो है, मैंने इसीलिए कहा था कि ये आयोग पिंजड़े में कैद हो गया है। अब और मजे की बात देखिए, इस आयोग पहले संयुक्त आयोग होता था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का एक संयुक्त होता था। लेकिन जब विजय सोनकर शास्त्री गए, बीजेपी की सरकार आई, तो उसने अनुसूचित जातियों के लिए अलग, इन्होंने अनुशंसा किया कि भाई अनुसूचित जातियों के लिए अलग आयोग बना दिया जाए, कि बगैर इनके अनुशंसा के वो टेकअप हो नहीं सकता था, उसमें चूंकि संवैधानिक प्रावधान भी है। तो इन्होंने इनसे अनुशंसा लोगों ने करवाया और अनुशंसा करवा के अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग आयोग बनाया गया और उसको संविधान संशोधन किया गया। उसमें 338 बी, अनुच्छेद 338 बी के रूप में उसमें समायोजित किया गया। तो ये जो जिस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित, जहां पहले समेकित काम करने की बात थी, तो इसको विभाजित करने का काम किया जा रहा है। अब ये न केवल, अब कुछ दिन में ये चर्चा होगी कि महादलित के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग बना दिया जाए, दलित के लिए अलग से बना दिया जाए। हम समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ते जा रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति आ रही है वोट की राजनीति के चलते, वोट की राजनीति के चलते मैं एक बात बताऊं, जो जब मैं आलेख लिखा था तो उस समय बिहार में महादलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, सभी आयोग बन गए थे और बनाने की, तो उसमें एक सदस्य ने उस आलेख को पढ़ा तो उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन वही 3 साल बाद जब मुझसे मिले, दूसरे आयोग में गए थे, तो एक दिन मुझे बड़े उन्होंने फोन करके बुलाया और कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके यहाँ आऊंगा। उन्होंने कहा, राजेंद्र जी, आपने जो आलेख लिखा था पिंजड़े का शेर, तो उस समय मुझे बड़ा बुरा लगा था, लेकिन अब मैं जब इस कुर्सी पर हूं तो लगता है मुझे कि आपने जो लिखा है वो बहुत ही कम लिखा है। मैं इस कुर्सी पर बैठने के बाद ये अनुभव करता हूं। तो मैंने कहा, भाई, जब आप जो ऐसे अनुभव करते हैं और फिर भी चुप्पी साधे रहते हैं तो उद्धार कौन करेगा? क्या बाबा साहब का यही सपना था कि हमारे लोग कुर्सी पर बैठ के केवल स्वीकारोक्ति कर लें कि हाँ, बड़ा गलत हो रहा है, बड़ा ये हो रहा है? तो इसको सुधारेगा कौन? ये एक ज्वलंत प्रश्न है और ये आज भी उसी तरह से प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा है। सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें सब कही हैं। इसका कारण कहीं ये तो नहीं है कि सीएजी या इलेक्शन कमीशन या ह्यूमन राइट कमीशन जैसी संस्थाओं में बड़े कास्ट के लोग जाते हैं और यहाँ ये चूंकि SC ST होते हैं तो टाइम पास के लिए बैठा देते हैं और तनख्वाह बना के रखते हैं, जैसे नेताओं को रखा जाता है, वैसे ही है क्या? देखिए, ये तो कुल मिला के हर बात आपके सामाजिक दबाव और राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। वो जी। एक पहलू हो सकता है, लेकिन दूसरा पहलू, चूंकि राजनीतिक नेतृत्व भी चाहता है कि ये पालतू ही बने रहें, क्योंकि जब तक कांग्रेस की सरकार थी शुरुआती दौर में, तो वो लोग कम से कम ह्यूमन राइट्स की बात करते थे और ये बात जरूर करते थे कि अत्याचार हो रहा है तो उसको मिटाओ, उसको दबाओ, उसको
हाईलाइट भी करो, लेकिन आज का नेतृत्व वर्ग सोचता है कि उसको लीपापोती करो, दबाओ। तो इस वजह से जो भी बैठता है आयोग में मेंबर्स, पहला चीज तो है कि आज आप देखिए निर्वाचन आयोग भी स्वतंत्र है कहने को आजकल, लेकिन किस तरह से सरकार का उस पर शिकंजा हो गया है उसकी नियुक्ति से लेके, और चाहे वो सीबीआई को भी लोग तोता बोल रहा है, सीएजी का भी किस तरह से अभी बयान आया है कि हमने गलत रिपोर्टिंग कर दिया। तो ये जो संस्थाओं का जो नैतिक क्षरण हो रहा है वो उसके पीछे भी एक बात है। और राजनीतिक नेतृत्व ये कभी नहीं चाहता है कि दलित स्वेच्छा से आगे बढ़े, वो चाहता है कि बराबर मेरी बैसाखी के ही आधार पर बने रहें और इसका श्रेय मुझे मिले। ये वजह मुझे लगता है कि पिंजड़े में कैद करने का ये कारण लगता है मुझे। तो इससे कुछ सुधार, कुछ फर्क आया कि ऐसी है? नहीं, इससे सुधार तो देखिए, जब जनता जागृत होगी, लोग आवाज उठाएंगे इसके बारे में, तो बात बनेगी। यह मामला पीआईएल से भी हल नहीं होने वाला है, क्योंकि पीआईएल भी करने से क्या होगा इस पे कि आयोग गूंगा बहरा है, आयोग अपना प्रोटेस्ट नहीं करेगा। जिस तरह से शेषन ने प्रोटेस्ट किया था निर्वाचन आयोग के लिए के मामले को लेके स्टैंड लिया था, और तब सुप्रीम कोर्ट भी सबका सुन के अपना एक फैसला दिया था, लेकिन यहाँ तो आयोग ही दंडवत कर रहा है सरकार के सामने। तो यहाँ पीआईएल से कोई आपकी उम्मीद नहीं बनती है। अब उम्मीद जो बनती है वो लोगों के जनजागरण से, लोगों के दबाव समूह से, विरोध से, प्रदर्शन से, इसी से कोई उम्मीद बन सकती है। क्योंकि जो दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, दिल्ली में जो इंडिया इंटरनेशनल में सेमिनार हुआ था, मेश्राम जी ने जो आयोजित किया था, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था, चूंकि मैं उसका आलेख का लेखक था, तो उनकी भी ये राय बनी कि भाई पीआईएल में आखिर आयोग तो ऐसे ही दंडवत है, सरकार चाहेगी नहीं तो कौन इस पर पहल करेगा, और कोर्ट का नजरिया भी प्रतिकूल ही रहता है दलितों के मामले में। तो ये जब तीनों एक मिल जाते हैं तो फिर मामला कुछ बनेगा नहीं। मामला तो बनता है कि हमारे सामाजिक संगठन, हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि इसके विरुद्ध आवाज उठाएं। और आजकल एक ट्रेंड चला है कि दलित के कंधे पर बंदूक रख के दलित का गला काटो। ये एक, इसलिए आयोग में वैसे ही लोगों को बैठाया जाता है कि वो उनके दंडवत करते रहें। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब, और दूसरी चीज क्या हुआ कि पहले जब एक सदस्यीय आयोग था तो वह अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित नहीं था। अब जब 5 सदस्यीय आयोग बना दिया गया तो उसमें 4 पद जो है वो अनुसूचित जाति के लिए ही रहेंगे, एक ही गैर अनुसूचित जाति का रहेगा, और वो भी मेंबर के रूप में रह सकता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रह सकता है। तो इस तरह के जो प्रावधान कर दिए गए, तो इस जानबूझ के हुए कर दिया गया कि एक तो दलित का मुंह बंद किया जाएगा और दलित का गला दलित से ही कटवाया जाएगा। तो ये एक प्रवृत्ति बढ़ी है, और उसकी वजह से जो मैंने कहा कि ये नेतृत्व वर्ग पर है, नेतृत्व वर्ग यही चाहता है, इसलिए ये दंडवत करते रहते हैं। ये एक, नहीं तो पहले भी मैंने देखा, शिशिर कुमार भी एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष जो आयुक्त बोले जाते थे, वह भी दलीय राजनीति के व्यक्ति थे, सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं में से थे, जयप्रकाश नारायण के सहयोगी भी रहे, राज्यसभा के सांसद भी थे। लेकिन वैसे व्यक्ति को भी जो सवर्ण ही थे, वैसे व्यक्ति को भी इंदिरा गांधी ने आयुक्त बनाया था। तो और उन लोगों के काम अच्छे रहे, बीडी शर्मा के भी काम बड़े अच्छे रहे। आदिवासियों ने तो दूसरे नेताओं पर विश्वास नहीं किया और बीडी शर्मा पर विश्वास किया। पीएस कृष्णन थे। तो ये लोग जो दिग्गज रहे, अनुसूचित जाति आयोग में एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष भी रहे, और इनके काम रिमार्केबल रहे। पर आज जब बहुसदस्यीय आयोग है, इन लोगों को
कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है, पर इन लोगों के आचरण और कार्यों को देख के बड़ा ही अफसोस होता है। और ये एक दुखद पहलू है। इस पर समाज पर चर्चाएं होनी चाहिए और सरकार से मांग भी करनी चाहिए। सरकार को इस पर एक प्रतिवेदन भी दिया गया था, लेकिन सरकार इस पे सुनती नहीं कि इसमें क्या-क्या सुधार किए जाएं। और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मामले को जब पिंजड़े का शेर आयोग का के बारे में मेरा आलेख जब छपा था, तो बिहार के राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य शिवानंद तिवारी ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और उस मामले को उठाया भी था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब तक की बात मूल समस्या आती है ना कि सवर्ण और गैर सवर्ण, जब तक इस मामले पर एक मुहिम नहीं चलाएंगे, तब तक आयोग की कार्यप्रणाली में, आयोग के चीजों में जो सुधार बहुत ही मुश्किल लगता है। और उसमें हमने सुझाव दिया था, हम लोगों ने राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दिया था। उसमें पहला भी चीज था कि आयोग का कार्यकाल जो है वो 5 साल पूर्व की भांति बहाल किया जाए और सरकार को नियम बनाने की शक्ति संसद को देनी चाहिए। सरकार अपने पास जो रख ली है कि उनके सेवा शर्तों को के बारे में नियम बनाने की शक्ति सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से मानवाधिकार आयोग के बारे में है, जबकि वो संसद के कानून से बना हुआ है। लेकिन उसमें सरकार चेंज नहीं कर सकती, उसमें संसद ही चेंज कर सकती है। और इन लोगों ने, सरकार ने अपने हाथ में लेके राजनीतिक दल का प्रतिनिधि बना दिया, 3 साल कर दिया। मनमानी जो भी सरकार को आप मर्जी होती है, एक आदेश निकाल देता है कि आयोग यह काम नहीं कर सकता, वह काम नहीं कर सकता, किसी को निर्देश नहीं दे सकता, आदेश, ये बीच-बीच में सरकार निकालती रहती है, इनको अंकुश लगाती रहती है। जबकि मानवाधिकार आयोग पर इस तरह का कोई जब प्रतिबंध नहीं लगता। SC/ST कमीशन अब सरकार की संस्था है, संसद की संस्था नहीं। नहीं, सरकार की संस्था बना दी गई, जबकि ये संवैधानिक संस्था है। ये संविधान के मूल तो अब ये सरकार की संस्था बना दी गई, उस दलीय पार्टी का सेल बना दिया गया। ये एक आज की जो स्थिति है आयोग के बारे में, वो यही है। तो इसी से कंक्लूड करते हैं कि संसद के द्वारा कई संस्थाएं बनी थी, लेकिन बाकी संस्थाएं संसद की रह गई और SC/ST आयोग जो है वो सरकार की हो गई, सरकार की गुलाम हो गई, पार्टियों की गुलाम हो गई। इसीलिए SC/ST कमीशन पिंजड़े का शेर है। ठीक है सर? जी जी, शुक्रिया सर आपका आने के लिए, और बीच-बीच में इस तरह आइए, एनलाइटन कीजिए। मैं इस पे कुछ सुझाव और मैं देना चाहूंगा आपको। जी हेलो, जी मैं जी इस पर बोलिए। कुछ सुझाव चाहूंगा कि देखिए, आयोग को पिंजड़े से मुक्त कराने के लिए हम लोगों को कुछ सुझाव भी हम लोगों ने दिया था। जी जो आयोग जो है वो दलितों के लिए कोई मददगार नहीं हो रहा है। आयोग का जो पुलिस विंग था उसको समाप्त कर दिया गया। उसमें एक DGP रैंक के अधिकारी होते थे। जिस तरह से मानवाधिकार आयोग में जांच दल होता है, उसी तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी एक जांच दल था, उसको समाप्त कर दिया गया है। और दिक्कत यह है कि यहाँ जो हमारे मेंबरान हैं वो मुश्किल से, जिस तरह से मैंने कहा कि आयोग वार्षिक रिपोर्ट भी समय पर नहीं देती है, बहुत से लोग उस तरह से जो आयोग में प्रतिनियुक्त किए जाते हैं अधिकारी, पहले से तो बहुत से पद भी उसमें खाली हैं। बहुत से जगह आप स्टेट में जो डायरेक्टर के पद होते हैं वहां मामूली अब एक रिसर्च ऑफिसर, एक SO के रैंक का अधिकारी उसको संभाल रहा है। तो ये जो स्थिति आई है कि वहां सरप्लस स्टाफ भी नहीं है और लोगों की शिकायतों का निपटारा भी नहीं होता है। सर, जब सबसे जरूरी है जो मैं समझ पाया इस डिस्कशन से कि पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति, और समाज जब जागृत होगा तब राजनीतिक दलों पे भी दबाव बनेगा और उसकी जो गरिमा है SC/ST कमीशन को, उसको बहाल किया जा सकेगा। क्योंकि
हमने देखा भी है 2 अप्रैल 18, 5 मार्च 19 को जब समाज जागा तो सरकार को झुकना पड़ा। तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मसला है और जैसा कि आपने कहा कि दंतहीन नखहीन संस्था बना दिया गया है। जी। यही है ना? हाँ, दंतहीन ये नख दंतहीन नखहीन बना दिया गया और बीच-बीच में कुछ-कुछ अधिकारी जब कुछ करना भी चाहते हैं तो सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आती है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अच्छा। जबकि माननीय चलिए हाँ, जब अभी अभी जो है सांपला साहब है उनसे मैं वीडियो भेजूँगा उनको हाँ, और उनको हाँ, उनको मैं वीडियो भेजूँगा और कहूँगा कि आप ज़रा इस वीडियो को सुनिए पूरा। जी। और उनसे उनसे एक तो व्यक्तिगत आग्रह भी किया जाएगा अम्बेडकरनामा की ओर से भी कि अगर दंतहीन और नखहीन हो गया है तो उसमें बढ़िया-सा नाखून लगाया जाए और दाँत भी अच्छे अच्छे वाले लगाया जाए और पिंजरा को खोला जाए। देखिए, दाँत तभी लगेगा जब आयोग में राजनीतिक दल के लोगों को दलीय राजनीति करने की छूट समाप्त होगी। पहली चीज़ मैंने सुझाव दिया था और उस आयोग में सेवानिवृत्त जजों को भी रखना चाहिए और दूसरी बात कि उसमें सभी शेड्यूल कास्ट के लोग रहें, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि जो उसका जो स्टाफ है, उसका जो फाइनेंस है, दोनों चीज़ है, उसका जो बजट है, वो जिस तरह से अलग नहीं होगा, जिस तरह से आयोगों के बजट और उनके स्टाफ का जो प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहेगा, नहीं तो कुछ-कुछ आयोग के मेंबर्स चाहते भी हैं कि मैं काम करूँ, लेकिन वो काम नहीं उनको करने दिया जाता है। कभी सरकार की तरफ से भी पत्र चले आते हैं, उनका स्टाफ नहीं रहता है, उनके बजट नहीं रहते हैं। तो ये कुल मिला के जो स्थिति बनती है, वो उसके चलते इनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। दूसरी बात जो मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा कि दलीय राजनीति में तो रोक लगे ही, इसके साथ-साथ इनके चयन की प्रक्रिया भी जो है वो सरकार के अधीन नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह से मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति एक कमिटी के माध्यम से होती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहते हैं, तो उस तरह के कमिटी की स्क्रीनिंग के बाद ही इन पदों पर नियुक्त किया जाए। अन्यथा सर तो वहाँ भी निर्वाचन आयोग में भी सुधार की ज़रूरत है नियुक्ति के मामले में और अ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में भी इस तरह के सुधार की ज़रूरत है, ताकि ये लोग पराधीन न रहें, ये लोग चाहें तो काम कर सकें। आज की स्थिति ये बना दी गई है कि यदि आयोग का अध्यक्ष चाहे भी, तो वो काम नहीं कर सकता है। यही नहीं और उसमें एक और क्या करते हैं कभी-कभी ये लोग, किसी से फर्जी दिलवा के कुछ सही भी रहता है, तो छोटी-छोटी चीज़ों में लोगों को परेशान करने की नीयत है। जैसे अभी आपने बबन रावत का एक मामला अभी देखा होगा सफाई कर्मचारी आयोग का, जिनको कि सीबीआई ने जेल में डाल दिया। मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने गलत माने अच्छा काम किया, पैसा माँगा तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इतनी छोटी राशि पर बड़े-बड़े राशि वालों को लोग आँख मूंदता है, तो निश्चित ही मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बबन रावत ने कोई सरकार के विरुद्ध कोई ऐसा ज़रूर काम किया होगा जागरूक करने का, अंदर-अंदर, जिसकी वजह से सरकार ने इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए उनको जेल में बंद कर दिया। नहीं तो इस तरह के इस सरकार में तो ये कहावत है कि भई हीरा चोर छुट्टा घूमता है और हीरा चोर को जेल भेजा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आयोग के सदस्यों को मुझे लगता है कि इस तरह से भयभीत करके रखा जाता है कि भई पिंजड़े में रहो, तो पिंजड़े में से ठीक है, मुक्त करवाने भई हम ठीक लोगों के समाज को एक कुर्बानी देने की ज़रूरत है। ठीक है सर, शुक्रिया। और आपने बहुत इनलाइटेड किया हमारे दोस्तों को और आप देखते रहिए पूरा अम्बेडकरनामा और शेयर करते रहिए। बहुत सारी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने अम्बेडकरनामा में एक एपिसोड बनाया था जिसमें कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय अनुसूचित जाति कमिश्नर अपॉइंट करने की बात की थी और वो बना भी और वहां से लेकर जो लंबा जनता पार्टी तक का सरकार है की सरकार रही वो इतिहास में नहीं जानता था ना और वीपी सिंह साहब की सरकार से पहले वाला इतिहास नहीं जानता था लेकिन आज बहुत सारी जानकारी मिली। शुक्रिया सर, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। थैंक यू एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।